अच्छा बच्चों, टॉपिक पता ही है हमें, दिस वन यहाँ से है। और ये हम अब बात कर चुके हैं द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑर्गेनाइजेशन। डाउन साइजिंग क्लियर कर चुका हूँ आपको, मैं बहुत सारा डिस्कस कर चुका हूँ। अब डी लेयरिंग पे बात करना चाहता हूँ, आउटसोर्सिंग पे बात करना चाहता हूँ, ज्यादा फोकस इस पे। देखते हैं डी लेयरिंग क्या है। अगर मैंने वर्कर निकाल दिए, कंपनी से कम कर दिए, तो आप इसको डाउन साइजिंग कह सकते हो। मैं रिपीट करता हूँ, अगर मैं बहुत सारे वर्कर निकाल दिए कंपनी से इस अंदाज से कि मेरे काम पे कोई हर्ज ना हो, तो मैंने डाउन साइजिंग की। लेकिन मैंने एक ही तरह के वर्कर सिर्फ निकाले हों, जैसे पूरी की पूरी लेयर एक जैसी निकाल दूं, तो फिर ये डाउन साइजिंग के बजाय क्या कहलाएगा? डी लेयरिंग। मिसाल के तौर पे फर्ज करें यहाँ पे सीईओ है, यहाँ आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है जी, ये उसका बोर्ड है, ठीक है, ये जो है ये इसके कह लीजिए सीनियर मैनेजर्स हैं। तो मैंने ये किया है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे वो पूरे के पूरे सारे हटा दिए, यानी डायरेक्ट डील करेंगे जनरल मैनेजर्स अपने अपने डिपार्टमेंट को, यानी सारे ही सारे असिस्टेंट डायरेक्टर निकाल दिए। तो मैं इसको कहूंगा आपने पूरी लेयर निकाली। तो फर्क क्या समझ आएगा? अगर जर्नली वर्कर कम किए तो क्या कहूंगा? और अगर एक स्पेसिफिक टाइप के वर्कर निकालें फिर डीलेयरिंग। तो डीलेयरिंग इन्वॉल्व रिड्यूसिंग नंबर ऑफ मैनेजमेंट लेवल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का एक लेवल ही हमने निकाल दिया। अच्छा, इसका अगर जर्नल इंपैक्ट देखेंगे ना, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेयर्स क्या हो रही हैं? क्या हो रही है बच्चों? कम हो रही हैं। इसका अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे असर देखूं, तो मैं आपसे कहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है। टॉल ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट होती जा रही है। टॉल से क्या होती जा रही है? फ्लैट। फ्लैट क्यों होती जा रही है? क्योंकि पूरी पूरी लेयर ही आप निकालते जा रहे हो, राइट? अब देखो हाउ डीलेयरिंग, हाउ टू डीलेयर, डीलेयर कैसे करना चाहिए। मींस रिड्यूसिंग मैनेजमेंट लेयर, यानी आप टास्क को ऐसे हैंडल करोगे कि सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड सुपरवाइजर एंड नॉन मैनेजमेंट वर्कर्स, कोई एक क्लास को बीच में से हटाओगे जो काम पे असर कम से कम डले जिसका, राइट बच्चों? यानी आइदर दरमियान में से कोई एक लेयर आप जो है रिमूव करोगे एंड देन क्या होगा जी, एक आध लेयर निकाल देंगे। अच्छा, तो कहता है इससे इफेक्ट क्या आएगा? कहता है इससे ब्यूरोक्रेसी रिड्यूस हो जाएगी। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है बच्चों? अगर मैं कहूँ जी ये बंदे की बड़ी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच है, तो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच क्या होती है? सर ये हाई लेवल तक एक ताल्लुक आ मुश्किल। नहीं तो पीआर हो गया। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ एक लंबा सा प्रोसीजर एक काम का, जिसमें 5 स्टेप ऐसे हो जिनको देख के चिढ़ होती हुई यार इसका फायदा क्या है किसी को काम करने का। तो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन टॉल होती थी ना ऐसे, तो बाज लेवल पे तो फाइल को सिर्फ रीड करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता था। इस तरह जो काम टॉप लेवल पे होना होता था वो कम से कम 6-7 हाथों से होते हुए महीनों लग जाते थे। इसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक। तो जब ये ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट हो गई, तो इसके अंदर ये जो काम इतने लेवल पे जाता था ये खत्म हो गया, यानी प्रोसीजर मुख्तसर हो गया। तो प्रोसीजर को फ्यूअर मैनेजमेंट लेयर होने से काम क्या हो गया? स्पीड अप हो गया। आपने जहां पहुंचनी थी फाइल जल्दी पहुंच जाएगी, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं स्पेयर पार्ट रिक्वेजिशन भेजनी थी, वो इतने वास्तों से होकर पहुंची कि आते आते बहुत स्लो हो गई। लेकिन जब लेयर्स कम हुई तो सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट गई मैनेजर को, और मैनेजर ने डायरेक्टर से पूछा ही नहीं, उसे पता ही चीज चाहिए थी, उसने अप्रूवल दे दी और वहीं से काम हो गया, तो काम जल्दी हो जाए, राइट जी? वो याद है मैंने एक शायद बताया आपको, एक बार मैं गलती से पंजाब से कार्डियोलॉजी चला गया अपने हार्ट के चेकअप के लिए। एक होते हैं
अल्लाह ना करे कोई मसला हो गया, एक होते हैं एज अ जस्ट केयर के लिए चेकअप, एक सेंटर उन्होंने बनाया हुआ है हेल्थ केयर के। तो मैंने कहा चलिए यार जरा कर लेते, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। मैं वाकफे से गया, उन्होंने कहा नहीं, जब तक प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, बेशक वाकफे से हैं, प्रोसीजर वही फॉलो। उन्होंने कहा प्रोसीजर क्या है, ये बंदा एक भेजे आप अपना, मैंने ड्राइवर को भेजा, पहले जा अभी यहाँ से जाके ना एक वो बनवा के लाओ, क्या होती है यार वो आउटडोर पे एक पर्ची बनती, वो बनेगी डिस्क्रिप्शन पर्ची। वो पर्ची नहीं, पैसे जमा होंगे, पैसे के बाद वो एक का डिस्क्रिप्शन पेज इशू होगा। वो डिस्क्रिप्शन पेज जो आगे जाएगा एक डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर जो उसको फिर एक इनिशियल करेगा, वो इनिशियल करने के बाद एक नंबर लगाया, वो नंबर लगेगा तो डॉक्टर साहब के पास आएंगे और फिर वो चेक करेंगे। और इसमें अगर कागज कोई आगे का पीछे हो गया, तरतीब भी गलत लगा दी, तो चेकअप तब भी नहीं होगा, तरतीब वही होगी जो उसके होके। दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर, राइट। अब सीनियर मैनेजर क्लोजर टू ऑपरेशन, जब बीच में से इतने लोग निकाल दिए, तो अब डायरेक्टर साहब सिर्फ एक लेवल नीचे हैं, तो नीचे मशीनें चल रही हैं। कस्टमर पहले इतनी दूर था कि अगर कस्टमर शोर भी मचाए इसकी बात यहां तक पहुंचनी है। अब कस्टमर थोड़ा सा भी चीख मारेगा ना, तो उसकी बात यहां तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये है कि सीनियर मैनेजर आर क्लोजर टू बिजनेस ऑपरेशन एंड कस्टमर, सही है जी। एंड सीनियर मैनेजमेंट यूजेस डैशबोर्ड फॉर रियल टाइम ऑपरेशन इनसाइट। जाहिर है जब जितनी लेयर खत्म हुई उतनी ऑटोमेशन ज्यादा आ गई। अच्छा, इम्पावरिंग ऑफ जूनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर को ये जो बीच में से लोग निकले, इनके इख्तियारात नीचे वालों को मिल गए। अब इम्पावरमेंट मिले तो इंसान अच्छा फील करता है कि बुरा? इख्तियारात मिले आपको तो अच्छा फील करोगे बुरा? अच्छा फील करो, मोटिवेट होंगे यार, ये पावर हमारे पास। तो जूनियर मैनेजर इमीडिएटली एक्ट इमीडिएटली विदाउट वेटिंग सीनियर इंस्ट्रक्शन। नहीं, आपने अथॉरिटी दे दी ना कि ये मसला है तो तूने वही फैसला कर देना। अब मैं मोबाइल लेके जाता हूँ, ये सर मैंने यूफोन का कार्ड डाला, चला नहीं। अच्छा, आप जरा एक एप्लीकेशन लिख के लाएं डायरेक्टर के नाम, ठीक है, उसके साथ कार्ड पंच करके लाएं, साथ CNIC कॉपी लाएं, साथ मोबाइल की तस्वीर लेके लगाएं। अब पड़ गई ना मुसीबत, CNIC घर रह गया, जाओ जरा पहले लेके आओ। अब वो एप्लीकेशन जाएगी पहले सेल्स कस्टमर सर्विस ऑफिसर के पास, हाँ लग रहा है साइन हो गया। अब सीनियर मैनेजर के पास, फिर मैनेजर से डायरेक्टर के बाद, डायरेक्टर के बाद सीनियर डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद फिर बोर्ड बैठेगा, बोर्ड ने फैसला किया और 4 माह बाद आपको यूफोन का नया कार्ड मिल गया। क्या फील करेंगे? चलिए तो ख्वार ही फील करेंगे, और क्या होना। यही काम था, उसने वहीं देख लिया था यार कार्ड नहीं चल रहा, नजर आ रहा है वो कार्ड नया उसमें डाल दिया, क्या हाल। तो लिहाजा इख्तियारात जूनियर को देने का फायदा ये कि फैसला वही हो जाएगा। और फ्यूअर मैनेजमेंट लेयर होंगी जो लेबर कॉस्ट को क्या करेंगी, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम कर देंगे आपको, राइट बच्चों। अब डी लेयरिंग समझ आई जी। अब डी लेयरिंग, वर्कर आर स्किल्ड एंड कैन वर्क इंडिपेंडेंटली। डी लेयरिंग का फायदा ये है कि इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। टास्क का स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ताकि लोगों को पता हो, खुद ही जान ले उन्होंने काम ठीक किया या गलत किया। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन, राइट बच्चों। अब आ जाए आप आउटसोर्सिंग। अब यहाँ पे आके ये खत्म हो गया आपकी डीलिंग, अब क्या शुरू हो गई, आउटसोर्सिंग। इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कहते हैं। फर्स्ट करें 2 मिनट के लिए सोचे, मैं सिविल इंजीनियर और आपने मुझे एक प्लाजा बनाने का काम दे दिया। अब वो प्लाजा मैंने बनाना शुरू कर दिया, शॉपिंग लेट से बिजनेस टावर है, बन गया बिजनेस टावर। अब मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे बिजली का काम आता है, आई एम नॉट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आई एम सिविल इंजीनियर, सो आई हैव टू गो टू कनेक्ट विद द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के। यार इसके अंदर फर्ज करो इसके अंदर कोई 500 फ्लैट बना हुआ है, 500 बिजनेस ऑफिस है, तो 500 बिजनेस ऑफिस का मतलब है 1 मीटर ईच, 500 तारें तो सिर्फ मीटर को जा रही हैं, क्या हाल है। इट कैन नॉट वर्क बाय सिविल इंजीनियर। ये उसको क्या करना पड़ेगा, आउटसोर्स करना पड़ेगा, किसी दूसरी कंपनी को हायर करना पड़ेगा, सैनिटेशन के लिए, पानी के लिए, सब करना पड़ेगा। क्या हाल है बच्चों। तो हम इसको आउटसोर्स कर देंगे, किसी दूसरे को कहेंगे यार तू जरा कर ले। जैसे अखबार वाले ने क्लीनिंग का काम किसी और को दे दिया, भाई मैं एडिटर अच्छा हूँ, अखबार अच्छा छाप लेता हूँ, ये क्लीनिंग का काम मुझे कोई नहीं आता। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि यहाँ पे ना
तीन चीजें आती है, एड हॉक, पार्शियल, प्रोजेक्ट, टोटल। क्या मतलब? एड हॉक ये होता है कि आपको मैंने एक काम दिया है, लेकिन आप जैसे ही ये काम खत्म होगा, ये आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मींस एक्सटर्नल फर्म यूज व्हेन एक्स्ट्रा कैपेसिटी नीडेड, द टास्क इज यूजुअली डन इन हाउस। आमतौर पे इन हाउस होता है, लेकिन इस दफा कुछ ज्यादा काम पड़ गया तो हमने एड हॉक बेस पे किसी और को दे दिया। आम रूटीन ये नहीं है, आम रूटीन ये नहीं है। क्या हाल है बच्चों कि जे डॉट वाले आम रूटीन में अपनी शलवार कमीज खुद ही सीते हैं, लेकिन ईद के करीब ऑर्डर इतना ज्यादा आया कि उन्होंने अपने ट्रेंड वर्कर को कहा कि यार ये कपड़े घर ले जाओ, सीख के लाके जमा करा दो। तो एड हॉक बेस पे क्या किया आपने? यूजुअली आप खुद ही करते हैं, लेकिन इस वक्त ऑर्डर ही इतना आया हुआ। इसी तरह टास्क पार्शियल है, टास्क का कुछ हिस्सा खुद कर रहे हैं, कुछ दूसरों से करा रहे हैं। क्या हाल है बच्चों? जैसे शेख जी समोसे वाले क्या करते हैं, समोसा खुद तलते हैं, लेकिन समोसे के आलू और वो जो बेसन है या जो भी मैदा शैदा है वो किसी को दे देते हैं कि लो जी ये बेसन की पट्टियां और समोसे बना के आपने लाने हैं, तो वो कोई फीमेल है वो बना के उन्हें देती। कुछ काम खुद करते हैं, कुछ बाहर से। यार अपनी भी तो मिसालें दे दो, हम सारी मिसालें मल्टीनेशनल की देते जाएंगे तो काम थोड़ी चलेगा। कोई ऐसी मिसाल जो आपको इर्द गिर्द नजर भी आए। क्या हाल है बच्चों? कुछ काम खुद कर लिया, कुछ बाहर से करा लिया। एड हॉक बेस पे रूटीन में काम खुद करते हुए किसी को दे दिया। प्रोजेक्ट, रेगुलर टास्क डन इन हाउस, एक्सटर्नल फर्म हायर्ड फॉर ए प्रोजेक्ट। यूजुअली हम सॉफ्टवेयर खुद ही बनाते हैं, लेकिन किसी वक्त ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आउटसोर्स कर दिया। एंड टोटल क्या है? इंटायर फंक्शन इज आउटसोर्स। इंटायर सोर्स इसमें प्रोजेक्ट में ही है, प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया, खत्म, एक प्रोजेक्ट किया, लेकिन टोटल आउटसोर्स का मतलब है पूरा काम ही उठा के पार दे दिया, सारे का सारा काम पकड़ा एज अ प्रोजेक्ट, उठाया, उठा के पूरे का पूरा काम यार आगे दे दिया, उसमें कमीशन ले ली। ऐसा अमेरिका में होता है, पाकिस्तान में होता होगा शायद। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, एडवांटेज क्या है बच्चों? कहता है कि इसका एडवांटेज आउटसोर्सिंग का ये है कि आउटसोर्सिंग का पहला एडवांटेज ये है, एक्सपर्ट स्किल्स डेट में कॉस्टली एंड डिफिकल्ट टू हायर। वैसे आप एक्सपर्ट को हायर करो तो मुश्किल पड़ेगा, लेकिन एक टास्क के लिए आउटसोर्स करने में आपकी कॉस्ट अफोर्ड कर लेंगे। जैसे फर्ज करें मुझे कोई घर डिजाइन करवाना है, तो मैं परमानेंट डिजाइनर रखूं तो क्या आएगी? कॉस्ट ज्यादा आएगी। मैं आउटसोर्स का वो फंक्शन आउटसोर्स कर दूंगा तो एक डिजाइन बनाने में घंटा डेढ़ लगाएगा, थोड़े बहुत पैसे ले लेगा। क्या हाल है? काम भी अच्छा हो जाएगा, कॉस्ट भी बच जाएगी। क्या हाल है? दूसरा क्या आ गया बच्चों? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? आउटसोर्स कर दिया तो आपको अलाउ हो गया कि आप दूसरी चीजों पे फोकस कर सकें, ऑपरेशंस पे। कैपेसिटी मैनेजमेंट, इस तरह टेम्परेरी तौर पे प्रोजेक्ट बांट देके आपने ज्यादा काम कर लिया। क्या हाल है? और इस तरह आउटसोर्स कर दिया, अवॉइड हायरिंग एंड फायरिंग एम्प्लॉयज, के पहले हायर करो, प्रोजेक्ट मुकम्मल करो, फिर फायर करो, एंड देन फोकस ऑन कोर एक्टिविटी। आपको क्या लगता है टोयोटा गाड़ी बनाने का काम किसी को देगा? होंडा इंजन बनाने का काम देगा? नहीं। कौन सा काम देगा? टायर, बैटरियां, एसी। वो हमेशा कोर काम खुद रखेंगे, स्पोर्टिव जॉब दूसरों से करवा लेंगे। स्ट्रेंथ नहीं अपनी दूसरे को सिखाते, उसमें हमेशा मार पड़ती है। दो तीन मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। विंडोज को जानते हो? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसे मिल गया इनको ये सारा कुछ? एक मुआहदा हुआ है एप्पल के साथ, तो एप्पल ने क्या किया कि एप्पल के पास गए, मुआहदा हुआ, उन्होंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए इनको दे दिया, इन्हें फ्रंट एंड मिल गया सारा। ये जो रिसाइकिल पिन है ये एप्पल की है अभी तक जो यूज कर। उसके बाद आईबीएम से मुआहदा हुआ और वहां से इन्हें फाइलिंग सिस्टम का सारा निजाम उनका बड़ा अच्छा बना वो मिल गया, वो दोनों मिल गए। उन्होंने 1995 में विंडोज नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट लॉन्च कर दिया, वो अभी तक हमारा है। बिल गेट्स का नाम सुना होगा आप। इसी तरह सैमसंग को मिला था कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इनका बड़ा एक्सपीरियंस था,
ये जो स्क्रीन होती है इसको आप क्या कहते हो स्मार्टफोन की? टच स्क्रीन। तो सैमसंग ने किसकी टच स्क्रीन बनाई थी पहले बताओ? शाबाश यार, आईफोन की टच स्क्रीन पहले सैमसंग ने बनाई थी। और वहीं से इन्होंने क्या किया कि नाम फैल गया ना कि आईफोन की टच स्क्रीन जो है वो सैमसंग बनाता है। तो जब ये बात फैल गई तो उन्होंने गैलेक्सी के नाम से एक मोबाइल लॉन्च कर दिया अपना सैमसंग ने, कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल होने के बाद। और आज वो, इसलिए कोर जॉब देने का नुकसान होता है, ठीक है। और इसी तरह एक और मिसाल है हमारे मुल्क में, जब KFC और मैकडोनल्ड आए तो चिकन थ्रो करने वाला कोई भी नहीं था, उन्होंने KNN से मुआहदा कर लिया, उन्होंने उन्हें चिकन सप्लाई कर दिया। लेटर उन्हीं में से कुछ लोगों ने उस आइडिया को पकड़ा और उन्होंने एक ब्रांड नेम बना के, यानी उस वक्त KNN तो नहीं ना था, लेकिन वो लोग थे जो जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, तो अब उसी ट्रेनिंग के ऊपर आके उन्होंने, भाई नगेट्स ही मिलते थे ना वहां पे, उन्होंने लॉन्च कर दिया। अच्छा बच्चों, अब इसमें कॉस्ट सेविंग भी होती है, पैसा बचता है, पूरा सिस्टम खुद बनाने की बजाय किसी से काम करवा लो, क्या हाल। एंड देन यू सी डिसएडवांटेज क्या है, आपका ऑपरेशन से कंट्रोल कम हो जाए, राइट बच्चों। लेकिन कभी कभी इस तरह के भी डिसएडवांटेज होते हैं, रिस्क ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी भी आ जाता है, कॉन्फिडेंशियल चीज दूसरे को मिल गई। मिसाल के तौर पे एक बड़ा फटा है कि पाकिस्तान जो है ना वो चाहता है मेरे पास स्टेल्थ फाइटर हो, ताकि ये ज़ाहिर है इंडिया अमीर मुल्क है, उनका बहुत ज़्यादा वेपन होते हैं, पैसा भी ज़्यादा है। पाकिस्तान चाहता है स्टेल्थ फाइटर आ जाए ताकि हम इनके किसी भी इलाके को थ्रेट कर सकें, ये थ्रेट फील करें, ताकि ये हमारा डिटेरेंस आ जाएगा 10-15 साल का। तो पाकिस्तान को चाइना कहता है आप हमसे J-35 ले लें, पाकिस्तान ने कहा यस ओके ये तैयार है। टर्की कहता है हमारा कान भी आपके लिए ये है, वो ले लें। कान तो बल्कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने जाके बीच में काम भी किया, आपने सुना होगा टर्किश में कान बना एक स्टेल्थ फाइटर, तो पाकिस्तानी इंजीनियर ने वहाँ काम किया। और चाइना में भी बहरहाल पाकिस्तानी इन्वॉल्व रहते हैं। तो जब ये लेने लगे तो अब इंडिया को मसला पड़ गया। अब इंडिया जाता है अगर अमेरिका, तो अमेरिका देता है उसको F-35। तो वो कहते हैं अमेरिकन की आदत है, वो जब जहाज देते हैं ना उसके अंदर कुछ सिम या कुछ सर्किट ऐसा लगा देते हैं कि जब हमारा दिल चाहे हम इसको पावर ऑफ कर दें, जब हमारा दिल चाहे पावर ऑफ कर दें वो जहाज बंद हो जाता है। तो इंडिया कहता है यार ये तो मसला हो जाएगा, पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात तो बाज़-औक़ात बड़ी करीबी दोस्ती हो जाती है इनकी, तो हमने तो इनके खिलाफ इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान कहे कि यार थोड़ी देर के लिए पावर ऑफ कर दो, हैं। तो कहते हैं ना हम F-16 लेंगे ना हम F-35 लेंगे, एक सोर्स ही है मेन, वो खत्म हो गया। दूसरे सोर्स के लिए वो जाना चाहते हैं Su-57 के लिए, किसके पास? Su-57 है रशिया का, लेकिन अभी ये मुकम्मल तैयार नहीं, तैयार हो रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं चलो चलते हैं इसके पास, क्योंकि रशिया के आगे भी Su-30 जो है वो इंडिया ने 266 या 267 तैयारे उसकी पूरी फैक्ट्री शिफ्ट करके इंडिया में बनाए। तो वो कहते हैं वो फैक्ट्री तो आज भी पड़ी है। तो रशियन कहते हैं हाँ आधी तो वही यूज हो जाएगी और आधी आप और बना लो, तो Su-57 बनाओ तुम। अच्छा वो Su-57 बनाने गए तो पता क्या चला कि जब यूक्रेन वार शुरू हुई तो Su-57 को जो इलेक्ट्रॉनिक चिप चाहिए थी, इलेक्ट्रॉनिक चिप मतलब वो जो इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, वो खुद नहीं बना सके, क्योंकि रशिया का सारा इंटीग्रेटेड सर्किट का इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम यूक्रेन में था जब रशिया यूनाइटेड था। तो यूक्रेन की सारी टेक्नोलॉजी तो उधर चली गई, अब उसको मसला, और ऊपर से यूक्रेन बाहर आ गई। अब वो क्या करता, अब उसने ये जो चिप है वो चाइना से ले ली, यानी Su-57 में चिप कौन सी डाल दी? चाइना की। अब इंडिया चिढ़ गया, उसने कहा यार हम राफेल लेने जाते हैं, हमारे पायलट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ डसा एविएशन के अंदर जब ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो वहाँ पाकिस्तानी पायलट की तस्वीरें पहले लगी हुई है। पता लगा UAE में पेरोल पे गए हुए थे पाकिस्तानी पायलट, तो जब उन्होंने राफेल लिए थे तो हमारे पायलट्स वहाँ पहले ट्रेनिंग कराए उसकी, यानी उस त्यारे का जो आइकन है, उसका जो IT सिस्टम है वो पहले लीक हुआ, तो हाई रिस्क हुआ ना। अब वो कहते Su-57 की तो चिप चाइना की है
और चाइना और पाकिस्तान बहुत क्लोज फ्रेंड। मुंह क्लोज फ्रेंड है, और जब चिप उनकी लगी हुई है तो इसका मतलब है ये तो फिर राजफाश हो जाएंगे सारे। तो दैट्स वाई, तो ये भी होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी लूज हो जाती है। देन कॉन्ट्रेक्चुअल डिपेंडेंसी हो जाती है कि मैंने एक काम आपके जिम्मे लगा दिया, अब मैं किसी और को नहीं दे सकता। जैसे ब्लैकस्टोन एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कहता है जी हमारी मार्केटिंग आप करेंगे, अब 6 महीने में मार्केटिंग खुद नहीं कर सकेंगे। एंड देन रिस्क इन कोर ऑपरेशन रिस्क मैंने बता ही दिया, नॉलेज इंटरनल बाहर निकल जाता है और फिर चीजें दूसरों के कंट्रोल में आ जाती। अच्छा बच्चों, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस प्रोसेस। तो बच्चों देखो, आईटी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम ने बिजनेस की कैपेबिलिटी को क्या किया है, बढ़ाया है, वर्किंग स्पीड को बढ़ाया है, और आज सप्लायर और कस्टमर पूरी दुनिया से आप रीच कर सकते हो, तो ग्लोबल रीच को भी बढ़ाया है। और उसके साथ साथ वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा जो है वैल्यूएबल एसेट है, और वो डाटा भी जो है वो साइड बाय साइड क्या हुआ बच्चों, इंप्रूव होता चला गया। राइट जी। अच्छा बच्चों, अब ये है कि कैपिटल वर्सेस लेबर। टेक्नोलॉजी रिप्लेस करती है ह्यूमन को किसके साथ, मशीन और रोबोट्स के साथ, जिससे ह्यूमन की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। क्या हाल है बच्चों, बिजनेस ऑपरेशन में आईटी यूज इन ऑल बिजनेस आर लाइक सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस। तो जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पता है बच्चों क्या होता है, नहीं? अच्छा, इसमें कोई चीज ऐसी तो नहीं होती जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं भी ना बताऊं आप भी भूल जाए पूछना। जैसे मैंने अभी पूछा, आपने कहा ये नहीं पता, ये पता है, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, है ना? अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं पता। ये ऐसे है बच्चों, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे घर में इस वक्त इक्विपमेंट कौन से चल रहे हैं, बिजली कितनी बन रही है सोलर से, कितनी यूज हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इसी तरह मैं यहीं बैठा ये भी चेक कर सकता हूँ कि मेरे घर का सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और ये भी चेक कर सकता हूँ कि मेरे घर में कौन से एसी चल रहे हैं। देखो ये एक एसी चल रहा है 28 के ऊपर, और ये बेडरूम का एसी है। यू गॉट इट? इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम को भी आ जाता है, ठीक है इसको। और इसी तरह वाईफाई से कनेक्ट हो जाती है वॉशिंग मशीन, ठीक, लेटेस्ट ओवन भी हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अच्छा, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक प्रोडक्ट्स लाइक स्मार्टफोन्स, एप्स, स्मार्ट कार्स डेवलप फॉर डिजिटल एज। तो नए प्रोडक्ट भी दरियाफ्त हुए। राइट बच्चों, इसमें कोई चीज मिसिंग तो नहीं हो रही है आपकी, बातें समझ आ रही हैं? अच्छा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पता लगा। अच्छा, वर्क मेथड्स, एम्प्लॉय के वर्क मेथड भी चेंज हो रहे हैं। अब लोग घरों पे ही बैठे काम करते हैं, बजाय क्या कहते हैं, वर्क इज मूविंग, मैन इज नॉट मूविंग। अब काम मूव करता, बंदा मूव नहीं करता, लोग घरों में बैठे। अभी हमने ये सैटरडे को जो लेक्चर दिया वो रिकॉर्ड करके मैंने आपको भेज दिया, किसी वक्त जरूरत पड़ी ऑनलाइन पढ़ा दें। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, तो क्या कहना चाह रहा था, हाँ, वर्क मूव कर रहा है, इंसान मूव नहीं कर रहा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक शिफ्ट आया जॉब में, अब पूरी ग्लोब आपकी मार्केट है, आप जहां से मर्जी टास्क उठाओ और ले आओ। देखो दुनिया के सारे कॉल सेंटर इंडिया में आ गए, और मैंने जो आपको तरीका बताया अगर आप वो फॉलो कर। अच्छा बच्चों, रिड्यूस मैनेजमेंट लेवल इन, सॉरी, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग। दूसरा है हायरिंग एक्सटर्नल फर्म टू परफॉर्म नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज, रिड्यूस reducing business reducing the workforce size to lower operational cost, using information system to automate accounting and standard task and skilled worker support flatter organization structure। राइट, यहाँ कोई मसला नहीं, कोई सवाल ऐसा आना नहीं, सवाल तो आपको एमसीक्यूज की बेस पे आएगा, वहां तो ऑप्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हमने लेवल कम किए तो क्या हो गया, डीलेयरिंग। और अगर हमने एक्सटर्नल फर्म को काम दिया तो क्या किया, आउटसोर्सिंग की है। और अगर हमने रिड्यूस किया है वर्क फोर्स इन साइज, कहां पे, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए, तो क्या किया है, डाउन साइज किया है। इसका मतलब एक लेवल घटाया तो डीलेयरिंग थी,
वैसे कम किया तो डाउन साइजिंग थी। एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम टू ऑटोमेट अकाउंटिंग, तो ये क्या क्या इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस। एंड स्टैंडर्डाइज टास्क, स्किल्ड वर्कर सपोर्ट, फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये क्या हो गया, डीले। बात पक्की हो गई जी। चलो वो लड़की वाले मामले पक्की हो गई, यहाँ समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ आपने सोच लिया कि बस अब सर ने जो बताया वही मंजिल पे चलेंगे, यही मंजिल। अच्छा चलो ये 2-4 सवाल बता दो फिर मैं चला जाऊँ। सर पोटैटो सलाद में 5 मिनट व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डीलेयरिंग? नहीं नहीं 2-4 सवाल सिर्फ, फिर न आप कौन और मैं कौन, मैं पहचानूंगा भी नहीं आप लोग। अच्छा चलो बोलो। रिड्यूस मैनेजमेंट, पक्की बात है। चलो आगे बोलो। विच एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल फॉर आउटसोर्सिंग? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग किसी को देनी चाहिए, सीनियर मैनेजमेंट डिसीजन देने चाहिए, छोटा मोटा काम दे सकते हैं, कौन सा दे दें? फाइनेंशियल कंट्रोल का भी नहीं देना किसी को, नहीं दे सकते। हाउ डज टेक्नोलॉजी इंपैक्ट बिजनेस प्रोसेस? डिसीजन स्लो किया है, मैनुअल वर्क बढ़ाया, ऑटोमेट किया काम को और एफिशिएंसी को इंप्रूव किया। हाउ डज टेक्नोलॉजी इंपैक्ट बिजनेस प्रोसेस? जी बच्चों, टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेस को इंपैक्ट कैसे करती है बताओ? सर मैन फोर्स को अगर एलिमिनेट भी कर सकती है, अगर टेक्नोलॉजी आती जाएगी तो वर्कफोर्स आती जाएगी। क्या हालत है? ऑटोमेट एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। सारी जॉब एलिमिनेट कर दोगे तो फिर तो यानी अगर एक रोबोट की भी प्रोग्रामिंग के लिए तो बंदा रखना है कि नहीं रखना? जैसे हमारी ईद आ जाएगी, आपका क्रिसमस आ जाए, बटन ही दबाने वाला कोई ना हो कि काम बंद करना है, बैठे ही रहने हैं, अजीब बंदे हो। अच्छा यार, डन होगी जी बात, क्या हाल? अच्छा यार।